हेलो गाइज, वेलकम यू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल PR स्मार्ट स्टडी। इस वीडियो में हम लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे क्लास 9 NCERT मैथमेटिक्स का छठा चैप्टर है, 6th चैप्टर है। इस चैप्टर में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि लाइंस और एंगल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, और ये एक्जियोम्स एंड कन्वर्स क्या होते हैं, एंगल्स के एक्जियोम्स एंड कन्वर्स क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसवर्सल जो है इस चैप्टर्स में नहीं दिया हुआ था, पिछले किसी पीछे के किसी क्लास में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ गया है, बट यहाँ पे उसका बार बार जिक्र किया गया है। इस चैप्टर्स में हर जगह पे रेफरेंस दिया गया है कि ये ट्रांसवर्सल है, तो मैंने सोचा कि इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रांसवर्सल क्या है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको इस चैप्टर्स में इंक्लूड किया है, ट्रांसवर्सल। उसके बाद बहुत सारे टर्म्स एंड डेफिनेशंस क्या होते हैं लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंगल्स के क्या टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे। पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है वो पढ़ेंगे, और साथ ही इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड अदर कॉन्सेप्ट्स, मतलब उससे रिलेटेड जो एंगल्स जनरेट होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। उसके साथ साथ ही हम लाइंस और एंगल से रिलेटेड बहुत सारे एक्जियोम्स एंड थ्योरम्स जो होते हैं उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे। और लास्ट में हम इस चैप्टर में जो दो एक्सरसाइज दिया गया है 6.1 एंड 6.2, उन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि हम इस चैप्टर्स में ये दो लाइन में दिया गया कि हम यहाँ पे क्या क्या स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पे वो स्टडी करेंगे मेजरली। और व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना, अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके थ्रू जो एंगल फॉर्म होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है ना। तो बेसिकली लाइंस एंड एंगल्स से की प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो लाइन और एंगल्स की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है, लाइंस और एंगल्स का नॉलेज हमें क्यों इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, है ना। सपोज जैसे कि अगर कोई आर्किटेक्ट है, वो एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग को मतलब प्लान करता है, तो वो उसमें बहुत सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस एट डिफरेंट एंगल, ये सारी चीज़ों को ड्रा करके ही कोई आर्किटेक्ट किसी भी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का प्लान वो तैयार करता है। तो वहाँ पे हमें लाइंस और एंगल्स का नॉलेज होना इम्पोर्टेंट होता है। ये एक फील्ड हो गई। यहाँ पे जो हमने चार ये लिखा है ये कंप्रेहेंसिव नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जहाँ पे लाइंस एंड एंगल्स का यूज होता है, बट यहाँ पे मेजरली कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम यहाँ पे जस्ट देख रहे हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक फील्ड में, ऑप्टिक्स के फील्ड में, जो हम ये लाइट के प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हमें लाइंस और एंगल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उन सब चीज़ों में भी एंगल्स का मतलब नॉर्मल से ये इतने एंगल पे रे आएगी, इतने एंगल पे बेंड होगी, वो सब चीज़ें वहाँ पे आती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिक्स में भी इसका मतलब यूज होता है लाइंस एंड एंगल का। फिर दूसरा आता है मैथमेटिक्स में या किसी रियल लाइफ में। मान लो कि हमें कोई शिप पे हम जा रहे हैं, किसी टावर की हाइट को अगर फाइंड आउट करना है, या शिप कितने डिस्टेंस में है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखोगे, जैसे ये है ना, ये एक टावर हो गया, यहाँ पे हमारी एक शिप हो गई। अब ये शिप इस टावर से कितने डिस्टेंस पे है, वहाँ पे हमें अगर एंगल और लाइन का नॉलेज होता है तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ अगर हमें शिप की डिस्टेंस पता है तो टावर की क्या हाइट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फील्ड में भी हमें लाइंस और एंगल्स का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से अगर हम कोई भी इंजीनियरिंग
पढ़ते हैं तो उसमें मतलब फोर्स डायग्राम वगैरह को अगर ड्रॉ करना होता है तो उसमें भी लाइंस और एंगल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। फोर्स डायग्राम को, फ्री बॉडी डायग्राम को, इन सब को ड्रॉ करने में ये सब चीज़ जो लाइंस और एंगल का काफ़ी यूज होता है। तो ये कुछ फील्ड्स थी जहाँ पे हम लाइंस और एंगल्स का नॉलेज मतलब यूज करके हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। सो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो ट्रांसवर्सल की अगर बात करें तो ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट पासेज थ्रू टू लाइंस इन अ सेम प्लेन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इन द ज्योमेट्री, है ना। एक प्लेन, मान लो ये हमारा एक जो अभी स्लाइड दिख रहा है, ये एक प्लेन हो गया। इसमें दो लाइन को अगर कोई एक लाइन पास कर रही है ना, तो वो ये जो लाइन पास करती है इसी को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ये लाइन पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये ऐसे भी हो। अगर ऐसे कोई लाइन पास हो रही है तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये लाइन हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल एक लाइन ही होता है जो कि किसी एक सेम प्लेन पे दो लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हो गया, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे हो रहा है ना, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये क्रॉस करती है, उसको पास करती है। तो ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है जो कि एक प्लेन में दो लाइंस को पास करती है, क्रॉस करती है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो जब वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स आर प्रोड्यूस इन पेयर, है ना, जो एंगल्स प्रोड्यूस होते हैं वो पेयर में होते हैं, ये पॉइंट मार्क करना। वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स आर प्रोड्यूस इन पेयर व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। यहाँ पे जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो बहुत सारे एंगल का फॉर्मेशन होता है, वही पेयर में। जैसे ये हो गया, ये एंगल पेयर में हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, इस तरीके से ये एंगल हो गया, इधर का एंगल हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एंगल का फॉर्मेशन होता है, वो भी पेयर में, जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो एग्जांपल के तौर पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है पेयर में, उनको जैसे कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इन सब का मतलब ये सारे एंगल्स प्रोड्यूस होते हैं कब? जब कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो इंटीरियर एंगल जैसे अगर देखा जाए तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ये होते हैं ना, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे ये एंगल और ये एंगल का जो पेयर होता है इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। उसी तरीके से अल्टरनेट एंगल क्या होता है? ये एंगल जो फॉर्म हुआ है, मतलब ये वाला और ये वाला, है ना, ये दोनों एंगल को अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। इस तरीके से पेयर्स में बहुत सारे एंगल्स का फॉर्मेशन होता है जब कोई एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो ये हमारा ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद इस चैप्टर्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियोम्स का भी बहुत सारी जगहों पे रेफरेंस दिया गया है। सो ये एक्जियोम्स क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। सो पिछले चैप्टर्स में यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो था उसमें हमने एक्जियोम्स एंड थ्योरम, पोस्टुलेट, एक्जियोम्स एंड पोस्टुलेट के बारे में जो यूक्लिड्स के बहुत सारे थे वो पढ़ा था। एक्जियोम्स क्या होता है वो पढ़ा था, और पोस्टुलेट क्या होता है वो भी पढ़ा था। तो अगर आप भूल गए हैं तो अगर आप नहीं कवर किए हैं मान लो उस चैप्टर्स को, तो आप उस चैप्टर को पहले देख लीजिए, एक्जियोम्स वगैरह क्या होता है, तो आपको वो एक्जियोम समझ में आ जाएगा। फिलहाल एक्जियोम्स यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि मतलब ज़रूरी नहीं कि वो सही हैं, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो एक्जियोम्स कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना। तो ये एक्जियोम्स वगैरह को हमने पिछले चैप्टर्स में कवर किया था। सो एक्जियोम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियोम्स, ये एक्जियोम्स जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियोम्स होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियोम्स क्या होता है? पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइन है ये मान लो, है ना, और एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने क्या बताया था, ये वाला ना, ये वाला एंगल और ये एंगल का जो पेयर होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर होता है वो इक्वल होगा। तो अगर दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये, कोई ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करती है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होता है वो एक दूसरे का इक्वल होता है।
अब इसका कन्वर्स मतलब इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा ये हो जाएगा, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। मान लो दो लाइंस है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर एक ट्रांसवर्सल उसको इस तरीके से इंटरसेक्ट कर, ये स्टेटमेंट शायद मैंने गलत बोल दिया, हाँ कन्वर्स, टू पैरेलल लाइंस सच दैट पेयर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया है, ये पैरेलल लाइंस यहाँ पे नहीं होगा, है ना, ये पहले ही मैंने पैरेलल मतलब उल्टा क्या हो गया कि अगर पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है। अब अगर कोई लाइन दो मतलब कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, देन वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे मैंने ये एक मिस्टेक किया है, तो ये आप काट लेना। तो इसका स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन्स, दो लाइंस जिसको कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये पहले वाले स्टेटमेंट का कन्वर्स हो गया, मतलब उसका उल्टा हो गया। तो ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक बार मैं जस्ट और समराइज कर देता हूँ कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होता है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या इन आइदर वे अगर इसका उल्टा लें कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है कि उसके ट्रांसवर्सल मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स बोलते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कि हम आगे देखते हैं कि ये लाइंस और एंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन दिया गया है जिसको हम समझते हैं। सो पहला चीज़ बताया गया है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है ना। सो लाइन सेगमेंट इज डिफाइंड एज ए पार्ट और ए पोर्शन ऑफ ए लाइन, एक लाइन का जो एक पार्ट या एक पोर्शन विद टू एंड्स पॉइंट, दो एंड पॉइंट के साथ। वैसे ये दो लाइन है, उसका अगर एक सेगमेंट ले लिया जाए, जैसे ये यहाँ से ये ए हो गया और ये मतलब बी हो गया, तो अगर एक लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का एक सेगमेंट या एक पोर्शन होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, एक एंड पॉइंट यहाँ पे, एक एंड पॉइंट यहाँ पे, दो एंड पॉइंट होना चाहिए और एक लाइन का पोर्शन होता है, तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि ए पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द रे। तो लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस होता है, रे को पहले क्या बोलते हैं, रे लाइन का ही एक पार्ट होता है, जैसे कि लाइन सेगमेंट भी लाइन का एक पार्ट है और रे भी लाइन का एक पार्ट होता है, बट लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं और रे में एक एंड पॉइंट होता है। ओके, सो ये लाइन सेगमेंट और रे में डिफरेंस हो गया। लाइन सेगमेंट अगर कोई ए बी है तो हम उसको, ये हमारा एरो इधर उधर हो गया, यहाँ पे बार आ जाएगा, सॉरी ये बार जो यहाँ पे आ जाएगा। सो लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाई ए बी बार। अगर लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना हो, डिनोट करना हो, तो उसको ए बी बार के थ्रू करते हैं रिप्रेजेंट, और उसके लेंथ को ए बी से डिनोट करते हैं। तो जैसे कभी कभी आप मान लो ऐसे लिखना, तो आप लिखोगे अगर जैसे मान लो ऐसे लिख दिए लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये चीज़ सही नहीं है। लाइन सेगमेंट को हमेशा बार से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कहीं ए बी लिखा हुआ है तो वो उसके लेंथ को डिनोट करता है। उसी तरीके से रे को एक सिंगल एरो को थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए बी उसके ऊपर एक सिंगल एरो लगाते हैं तो वो रे को डिनोट करता है। अगर लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे डिनोट करेंगे, लाइन को डबल एरो वाले मतलब डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ए बी को मान लो ए बी को एक लाइन रिप्रेजेंट करना है तो इसके ऊपर ये डबल एरो वाली लाइन लगा देंगे। अगर रेड रिप्रेजेंट करना है तो सिंगल एरो वाली लाइन लगा देंगे, और अगर हमें उसको लाइन सेगमेंट से डिनोट करना है तो बार लगा देंगे। तो ये लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में क्या डिफरेंस होता है वो हमने समझा। बट इस चैप्टर्स में हम किसी भी ऐसे सिंबल्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी लाइंस को यहाँ पे एल, एम, एन इन सब चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक ही लेटर का होता है। तो हम यहाँ पे वो सारे सिंबल्स जो कि अभी हमने पढ़ा है उन सारे सिंबल्स का यूज नहीं करेंगे।
फिर आगे आता है कि हमारा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो वो पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, अदरवाइज दे कॉल्ड द नॉन कोलिनियर लाइन। तो मान लो ये है, यहाँ पे एक पॉइंट ये हुआ, मतलब एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ, तीसरा पॉइंट ये हुआ, चौथा पॉइंट ये हुआ। ए इसको 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं और ये 4 सम है ना। तो ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर हुआ। अब सपोज यहीं पे कुछ लाइन होता जो कि यहाँ पे 5th लाइन है जिसको 5 मतलब 5th पॉइंट है, यहाँ पे 6 पॉइंट है ना, इसी तरीके से यहाँ 7 पॉइंट है। तो ये 5, 6 एंड 7 पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कोलिनियर हुए। फिर आगे आता है कि एंगल। एन एंगल क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द 2 रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। 2 रेज अगर सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, ये हमारा एक एंड पॉइंट है, इससे एक रे इधर, एक रे इधर, एक रे इसको मान लो ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं ना। तो एक पॉइंट है ओ, उससे एक रे ओ ए इधर ओरिजिनेट हो रही, ए बी इधर ओरिजिनेट हो रही है, तो उससे एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, ये दिया गया है। तो एंगल इज फाउंड व्हेन द 2 रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल। तो जो रेज एंगल का फॉर्मेशन करती हैं उसको एंगल के आर्म बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी क्या है, वो एंगल के आर्म्स होंगे, और द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो आर्म क्या होगा एंगल का, ओ ए एंड ओ बी इज द आर्म ऑफ द एंगल, एंड जो पॉइंट होता है वो हमें एंगल के वर्टेक्स होता है ना। जो जिस पॉइंट से दोनों रे ओरिजिनेट होती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलते हैं, और जो रेज होती हैं उसको, मतलब जो आर्म होती हैं, जो रेज एंगल का फॉर्मेशन करती हैं तो उसको एंगल का आर्म बोलते हैं। फिर टाइप्स, एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, ये सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं जो कि दिया गया है इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं, तो वो सारे एंगल जो भी हमने पीछे पढ़ा कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, वो क्या होता है यहाँ पे दिखाया गया है। एक्यूट एंगल, जब एंगल हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। जब एंगल की वैल्यू हमारी 90 डिग्री होती है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। फिर अगर एंगल हमारा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, और अगर वही एंगल हमारा 180 डिग्री है तो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। फिर रिफ्लेक्स एंगल हमारा 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लाई करता है ना। किसी एंगल का रिफ्लेक्स जो होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में अगर है तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन दिया गया है जो कि हमें अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक्यूट एंगल 0 से 90 होता है, राइट एंगल 90 के बराबर होता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में होता है, स्ट्रेट एंगल 180 के बीच में होता है, और रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री होता है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज द, मतलब ये जो है आगे ये सब पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द 2 एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री और कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 2 एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री होता है उन दोनों एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उसी तरीके से अगर 2 एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री के मतलब बराबर होता है तो उन दोनों एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। उसी तरीके से एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो जानते हैं। तो 2 एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। हमने वर्टेक्स पढ़ा ना कि रेज अगर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं तो जो पॉइंट से ओरिजिनेट होती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन
ए कॉमन आर्म, ए कॉमन आर्म है ना, ऐसा नहीं कि सारे आर्म कॉमन है, ए कॉमन आर्म मतलब वन कॉमन आर्म एंड दियर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो एक कॉमन आर्म होगा और दो नॉन कॉमन आर्म होंगे, और जो दोनों नॉन कॉमन आर्म होंगे वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉमन आर्म के दो साइड में होंगे। तो जो इस तरीके से दो एंगल जो बनेंगे उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो अगर कोई एंगल का पेयर है जो कि जिसके पास एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, और जो उनके नॉन कॉमन आर्म हैं वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड हैं, ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो जो एंगल का पेयर होगा वो हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। जैसे कि ये फिगर 6.2 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक एंगल ए बी डी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल डी बी सी ये वाला एंगल, इसका एक कॉमन वर्टेक्स है बी, कॉमन वर्टेक्स हो गया तो पहली कंडीशन, एक कॉमन आर्म है बी डी ये हो गया, और जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म मतलब आर्म बी सी एंड आर्म ए बी वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में है। तो ये तीनों कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, इसलिए ये कॉरस्पॉन्ड मतलब एडजेसेंट एंगल हुआ। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि ये एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल, उनके कॉमन आर्म बी डी है, उनके पॉइंट बी कॉमन वर्टेक्स है, बी ए और बी सी नॉन कॉमन आर्म्स है। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल का वो। आगे दिया गया है कि व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय टू नॉन कॉमन आर्म्स। सो एडजेसेंट एंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर दो एंगल एडजेसेंट हैं तो दोनों जो एडजेसेंट एंगल हैं उनका सम किसके बराबर होता है, जो दो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं उनके थ्रू जो एंगल फॉर्म होता है उनके बराबर होता है। तो यहाँ पे जैसे ए बी डी और डी बी सी दो हमारे एडजेसेंट एंगल थे, उनका सम अगर लेंगे तो नॉन कॉमन आर्म ए बी ए और बी सी इसके थ्रू कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है ए बी सी, तो ये इन दोनों का जो सम होगा वो नॉन कॉमन आर्म के थ्रू जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसके बराबर होगा। तो यही दिया गया है ना कि अगर एडजेसेंट एंगल का ये एक प्रॉपर्टी हो गया कि अगर टू एंगल्स अगर एडजेसेंट हैं मतलब जब एडजेसेंट होते हैं तो उनका सम जो होता है वो नॉन कॉमन आर्म के थ्रू जो एंगल फॉर्म होता है उसके बराबर होता है। अब यहाँ पे ये है कि ये पॉइंट मतलब मार्क करना कि एंगल ए बी सी और ए बी डी एडजेसेंट नहीं है, मतलब ए बी सी एंगल मतलब ये टोटल एंगल है ना, ये एंगल पूरा ये ए बी सी एंगल और ए बी डी एंगल ये एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इसमें वर्टेक्स तो कॉमन है दोनों एंगल का, बट जो और एंगल ए बी सी इसके पास ए बी डी इसमें एक कॉमन आर्म भी है ए बी, और ए बी दोनों में कॉमन आर्म भी है, तो कॉमन आर्म भी है कॉमन वर्टेक्स है, बट उनका जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड नहीं है। नॉन कॉमन आर्म मतलब बी डी और बी सी ये दोनों नॉन कॉमन आर्म हैं जो कि एंगल ए बी के एक ही साइड में है, इसीलिए ये थर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए ए बी सी और ए बी डी एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो ये हमने एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइन पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, इफ़ द नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी इस फिगर में आप देखो 6.3 बी ए एंड बी सी जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं बी ए एंड बी सी इन द फिगर 6.2, फिगर 6.2 हमारा कौन सा था, ये वाला था ना, नॉन कॉमन आर्म क्या था बी ए एंड बी सी ये वाला हो गया ना, नॉन कॉमन आर्म इन फिगर 6.2 फॉर्म ए लाइन, वो जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं मतलब जो नॉन कॉमन आर्म्स पिछले फिगर में था अगर वो एक लाइन का फॉर्मेशन करते हैं तो ये फिगर हमारा क्या कहते हैं 6.3 की तरह दिखेगा। यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि वी ए एंड बी सी अगर एक लाइन में आ जाएंगे तो ये एक फिगर जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो इस कंडीशंस में जो एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी ये एंगल लाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल के नाम से जाना जाता है ना, ये एंगल और ये एंगल, इसको लीनियर पेयर एंगल के
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। लीनियर पेयर, लीनियर मतलब एक लाइन पे पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल्स का पेयर ऑन ए लाइन, ऐसा आप समझो। लीनियर पेयर ऑफ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल तो मतलब एंगल्स का पेयर ऑन ए लाइन, ऐसा आप इसको समझो। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं? अगर दो लाइन, सपोज करो ए बी एंड सी डी, इस फिगर को देखो, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सो वो इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक कॉमन पॉइंट ओ पे, है ना, ये पॉइंट हमारा हो गया। अगर दो लाइन ए बी एंड सी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म होता है और ये एंगल, है ना, और इधर ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर होता है। तो ये दो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक पेयर, जब भी दो लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पे, मतलब कॉमन तो क्या, तो कॉमन ही रहेगा, दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के दो पेयर मिलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब वर्टिकली मतलब जस्ट वर्टिकल एक दूसरे के अपोजिट, वर्टिकली एक दूसरे के अपोजिट हों, जैसे ये एक दूसरे के वर्टिकल है और अपोजिट है, ये भी एक दूसरे के वर्टिकल है और अपोजिट है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे दो पेयर्स का फॉर्मेशन होता है। मान लो इस केस में हमारा दो पेयर कौन हो गया, एक ए ओ सी और बी ओ डी, ये एक पेयर हो गया, और दूसरा ए ओ डी और सी ओ बी, ये हमारा दूसरा पेयर हो गया। उसके बाद हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो आप फिगर में, ये फिगर देखो ना, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जैसे पी क्यू एंड आर एस दो लाइन थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, पैरेलल लाइन से हो गई। तो ये जैसे पी क्यू एंड आर एस ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर डिफरेंट पॉइंट ऑन दीज पैरेलल लाइन इज द सेम। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में अगर आप डिफरेंट पॉइंट पे आप लेंथ, मतलब ये लेंथ के अलॉन्ग अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, मान लो इस पॉइंट पे ड्रॉ किया, फिर इस पॉइंट पे ड्रॉ किया, फिर इस पॉइंट पे ड्रॉ किया, ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, और इसी को दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस हो गया। उसके बाद पेयर्स ऑफ एंगल, अभी हमने पीछे पढ़ा कि पेयर्स ऑफ एंगल में सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका किस्म 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जिसका किस्म 180 डिग्री होता है, एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ा, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा। तो ये पेयर्स ऑफ एंगल बोलते हैं, मतलब पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पेयर्स ऑफ एंगल्स का कॉन्सेप्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो एक्जियोम्स दिया गया है ना। तो ये पहला एक्जियोम जो 6.1 है वो क्या बोलता है कि इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो अगर ये हम एक लाइन है, इस पे कोई रे स्टैंड करती है, ये हमारा पॉइंट ओ हो गया, ये हमारा ए हो गया, तो ये ओ ए हमारा एक रे हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई लाइन पे कोई रे स्टैंड करती है, द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, तो एक एडजेसेंट एंगल ये हुआ, एक एडजेसेंट एंगल ये हुआ, इसको हम मान लो x बोल देते हैं, इसको हम y बोल देते हैं। तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ओके, सो ये दे दिया गया है। ये पहला स्टेटमेंट का मतलब हो गया। व्हेन द सम ऑफ द, अब दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि व्हेन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो हमने यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे बात की लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। तो अगर ये एंगल ए बी डी और सी बी डी, इनका सम, दो एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल को बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट और दिया गया, इफ़ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, है ना, दैट इज द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन।
तो एक स्टेटमेंट ये हो गया और वो इसका कन्वर्स हो गया। जैसे हमने वे पिछले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियोम्स को पढ़ा है तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया था, उसका भी कन्वर्स दिया गया है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऊपर हमने ऑलरेडी समझा कि अगर एक लाइन पे एक रे स्टैंड करती है तो दो एडजेसेंट एंगल जो फॉर्म होते हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो जो रे स्टैंड होगी वो एक लाइन पे स्टैंड होगी, मतलब जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो एक लाइन का फॉर्मेशन होंगी, है ना। ये आगे बहुत यूज होता है क्वेश्चंस में ये थ्योरम, तो आप ये मतलब अच्छे से क्लियर कर लेना, अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। अगर समझ आ ही गया होगा आपको, हमें लगता है। तो पहला स्टेटमेंट मैं एक बार और रिएटरेट कर देता हूँ कि अगर एक लाइन पे, मतलब लाइन, रे और सम ऑफ द एंगल, या तीन चीज़ें, तो अगर एक लाइन पे कोई रे स्टैंड करती है तो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होगा। और अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो जो रे है वो एक लाइन पे स्टैंड करेगी। ये हो गया, मतलब पहले वाले का ये उल्टा हो गया। सो एक्जियोम 6.1 एंड स्टेटमेंट आर इन द सेंस ऑफ रिवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के उल्टा हैं। सो बी कॉल ईच एज अ कन्वर्स ऑफ ईच अदर, तो ये इसका कन्वर्स है और ये इसका कन्वर्स है, ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं, मतलब एक दूसरे के रिवर्स हैं। फिर दूसरा एक्जियोम्स आता है कि इफ़ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। तो ये स्टेटमेंट, जो ये कन्वर्स वाला स्टेटमेंट है, मतलब पहले वाले का ये कन्वर्स ए वाला स्टेटमेंट है ना, इससे ही ये एक्जियोम से ड्राइव किया गया है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो उनके नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन का फॉर्म करेंगे। तो वो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन बनाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो एडजेसेंट एंगल का जो सम है 90 डिग्री है, तो नॉन कॉमन आर्म्स लाइन नहीं बना रही, यहाँ भी लाइन नहीं बना रही, यहाँ भी लाइन नहीं बना रही हैं। जब एंगल का सम 180 डिग्री होगा तभी नॉन कॉमन आर्म्स लाइन बनाएगी। तो यही दिया गया है। सो टुगेदर दीज टू स्टेटमेंट्स दैट वी हैव स्टडीड। पहला स्टेटमेंट कि अगर लाइन पे एक रे स्टैंड करती है तो एडजेसेंट एंगल जो फॉर्म होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम हमारा 180 डिग्री है तो रे एक लाइन पे स्टैंड करती है। तो इन दोनों को अगर साथ में मिलाया जाए तो इसको लीनियर पेयर एक्जियोम्स बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना, लीनियर पेयर एक्जियोम्स हो गया। एक्जियोम 6.1 एंड एक्जियोम 6.2। 6.2 में जो ये ए वाला स्टेटमेंट था उसी को यहाँ पे दे दिया गया है ना, तो 6.1 एंड 6.2 मिला करके लीनियर पेयर और एक्जियोम्स हो गया। उसके बाद हमारा एक थ्योरम भी है। थ्योरम में ये बताता है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं देन द वर्टिकली अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। एक चीज़ आप, ये सब चीज़ें जो थ्योरम्स वगैरह हैं ये एग्ज़ाम में प्रूफ करने को पूछ सकती है, इसलिए मैंने एज इट इज़ इसको कॉपी कर लिया है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप समझ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि प्रूव करने के लिए अगर टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यू हैव टू प्रूव इट। सो इसको कैसे प्रूव करेंगे? सो यहाँ पे दो लाइन लिया गया ए बी एंड सी डी। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर क्या हो गया? ए ओ डी एंड सी ओ बी। एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, है ना। तो ये दोनों पेयर हो गए। हमें प्रूव करना है कि ये ए ओ डी और सी ओ बी एक दूसरे के बराबर हैं और इसी तरीके से ए ओ सी और बी ओ डी एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये हो गया पहले, तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर हो गया और इसको हमें क्या प्रूव करना है वो हमने अभी बताया आपको। तो इसमें हमें अभी हमारा जो लीनियर पेयर एक्जियोम्स हमने पढ़ा ना ऊपर, ये लीनियर पेयर एक्जियोम्स, उसके यूज करके ही इसको हम प्रूव करेंगे। सो अगर आप एक लाइन ए बी मानते हो
और उस पर आप देखो कि एक रे स्टैंड करती है, कौन सी रे, ओ ए। चलो यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है मैं वैसे ही एक्सप्लेन करता हूँ, आप कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपने सी डी लाइन सेगमेंट को लिया, सी डी लाइन को लिया, उस पर रे ओ ए स्टैंड करती है। तो अगर किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड करती है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल ओ ए सी एंड ओ ए डी इनका सम 180 डिग्री ले लिया है ना, वही लीनियर पेयर एक्सियोम्स को यूज करके। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। उसी तरीके से वी कैन राइट द, यहाँ पे कुछ बोला है इसको, एंगल ए ओ डी एंड बी ओ डी। हाँ, ये पूछ रहा है कि ए ओ डी और बी ओ डी का। अब दूसरी क्या माना है उसने, दूसरा एक लाइन ए बी लिया, अभी तक सी डी लाइन लिया, उस पर रे ओ ए स्टैंड कर रही है, ऐसा माना। अब ए बी रे को मतलब ए बी लाइन को लेते हैं, उस पर रे ओ डी स्टैंड कर रही है, ऐसा मानते हैं। ओके, सो अब ये भी हमारा लीनियर पेयर एक्सियोम्स को अगर यूज करें तो क्या होगा, जो ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल ओ ए ओ डी और बी ओ डी, वही यहाँ पे दिया गया है लीनियर पेयर एक्सियोम्स को यूज करके, तो उसका भी सम 180 डिग्री होगा। तो एक दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। तो पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब इन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है 180 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो ए ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल टू ए ओ डी प्लस बी ओ डी, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इस चीज़ से ये हो, जैसे ए ओ डी और ए ओ डी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में है, तो ये कट जाएगा। तो एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी के बराबर है, तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। सिमिलरली आप ऐसे दूसरे लाइन, मतलब सिमिलरली आप फिर दोबारा क्या करो कि लाइन सी डी को लो, उस पर रे ओ बी स्टैंड कर रही है, ऐसा मानो। फिर ए बी को लो, उस पर रे ओ सी स्टैंड कर रही है। पहले हमने क्या लिया था, सी डी लिया, उस पर ये रे स्टैंड कर रही है, ए बी लिया, उस पर ये रे स्टैंड कर। अब हम ए बी लेते हैं, मतलब ए बी लो, उस पर रे ओ सी स्टैंड कर रही है, और सी डी लो, उस पर रे ओ बी स्टैंड कर रही है। ऐसा करके आप दो इक्वेशन लिखो, उनको फिर इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करो, तो आपका बीच का ये टर्म कट जाएगा। फिर एंगल ए ओ डी एंगल सी ओ बी के बराबर आ जाएगा। तो वो सिमिलरली आप उसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ये प्रूव करने में दिक्कत हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे प्रूव करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो, अदरवाइज आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये हो गया। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी एक्सरसाइज दी गई है 6.1, इसके सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है ना। तो 6 के 6 क्वेश्चन हैं, सारे को मैंने सॉल्व किया है पूरा अच्छे से। आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने कैसे सॉल्व किया इसको। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है कि एक फिगर है 6.13, इसमें लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती है। लाइन ए बी ये हो गई और लाइन सी डी ये हो गई, है ना। ये सी डी हो गई, ये लाइन ए बी एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो अगर एंगल ए ओ सी है, तो एंगल मतलब यहाँ पे जैसे ये एंगल अगर ए ओ सी लिखते हैं, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। एंगल ए ओ सी तो मतलब सॉरी ए ओ बी लिख दिया। एंगल ए ओ सी अगर लिखते हैं तो ए से शुरू होगा, ओ बीच में रहेगा और सी तक हम जाएंगे, तो ये एंगल ए ओ सी ऐसा पढ़ोगे। एंगल ए ओ सी ऐसे रहेगा। एंगल बी ओ ई की बात करा तो एंगल बी ओ ई, ऐसे इसको ये एंगल हो गया, है ना। सो ये दोनों एंगल का सम ए ओ सी और बी ओ ई का सम 70 डिग्री दिया गया है। और एंगल बी ओ डी क्या हो गया, तो एंगल बी ओ डी ये एंगल हमारा 40 डिग्री दिया गया है। ओके, ये एंगल हमारा 40 डिग्री दिया। तो हमें एंगल बी ओ ई ये निकालना है, और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल और सी ओ ई, हमें ये दोनों चीज़ निकालना है। सो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है वो हमने पहले लिख लिया। एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। डायरेक्ट ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखकर सॉल्व करने से पूरा नंबर नहीं मिलता है, भले ही आपका आंसर सही हो। तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है ना, हर एक स्टेप्स को डिटेल में, तब वो ज़्यादा कंप्रहेंसिव
आंसर होता है और उस पर आपको पूरा का पूरा मार्क मिलने का चांस रहता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम में लिखो तो उसको पूरा एक्सप्लेन करके डिटेल में लिखो। तो आपको क्या दिया गया है, ये दोनों एंगल का सम 80 डिग्री दिया गया है, एंगल बी ओ डी 40 दिया गया है। तो ये हमने लिख लिया और हमें ये दोनों चीज़ कैलकुलेट करना है। ओके, सो अगर हम अभी हमने लीनियर पेयर एक्जियोम के बारे में पढ़ा ना, ये वाला लीनियर पेयर एक्जियोम, सो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो लीनियर पेयर एक्जियोम में अपना है कि अगर इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, उसका जो लीनियर पेयर एक्जियोम में एक्जियोम 6.1 है ना कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल जो होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर एक्जियोम में एक्जियोम 6.1 में ऐसा लिखा गया है। तो अगर इस हम एक्जियोम का यूज करते हैं तो रे ओ ई किस पे स्टैंड करता है, ए बी पे स्टैंड कर रहा है। अगर ए बी पे ओ ई स्टैंड कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है इनका सम, मतलब एंगल ए ओ ई और एंगल बी ओ ई, इनका सम 180 डिग्री हो गया। ये हमने पहला इक्वेशन मान लिया। इसी तरीके से रे ओ ई सी डी पे भी स्टैंड कर रहा है, तो इसमें जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा सी ओ ई और डी ओ ई, इनका सम 180 डिग्री हो गया। अब राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो हम मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल करेंगे, है ना। सो उसको हम बाद में करेंगे। पहला हमारा क्या हो गया, हाँ यहाँ पे दूसरा भी चीज़ है कि वर्टिकली, अभी हमने ऊपर प्रूव किया थ्योरम 6.1 में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें दो लाइन कौन कौन सी हैं, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल ए ओ सी और एंगल ये बी ओ डी, एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी एक दूसरे के इक्वल होंगे। और एंगल ए ओ सी हमारा क्या है, एंगल ए ओ सी दिया गया है, नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन हमें पता है क्योंकि एंगल बी ओ डी दिया गया। तो एंगल बी ओ डी एंगल ए ओ सी के बराबर है, तो यहाँ पे बी ओ डी ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल ए ओ सी 40 डिग्री हो गया। तो हमें एंगल ए ओ सी के बारे में पता चल गया। अब हमारा ए ओ सी एंगल पता चल गया है, एंगल बी ओ ई निकालना है। तो हमारे जो क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ ई का सम 70 डिग्री है, तो वो वाला स्टेटमेंट हमने यहाँ पे ले लिया। तो वहाँ से एंगल बी ओ ई निकाल लिया, है ना। 70 माइनस एंगल ए ओ सी जो भी हमने ऊपर निकाला 70 माइनस 40, तो 30 डिग्री आ गया एंगल बी ओ ई। तो ये हमारा एक आंसर ये हो गया। उसी तरीके से अगर हमें एंगल डी ओ ई निकालना है तो एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई, इनका सम है ना। एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ बी और एंगल बी ओ ई, इनका सम हो। ये सम क्या है, कैसे निकाल सम होगा, आपको पता होगा कि एडजेसेंट एंगल में हमने पढ़ा था कि अगर दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, मतलब एडजेसेंट एंगल हैं, तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा उनके नॉन कॉमन आर्म के थ्रू जो एंगल फॉर्म होगा उसके बराबर होगा। नॉन कॉमन आर्म क्या होगा, ओ ई और ओ डी, उसके थ्रू जो एंगल फॉर्म होगा डी ओ ई, ये इक्वल होगा सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल डी ओ बी ई और बी ओ ई। तो ये हो गया एंगल बी ओ ई, हमें ऊपर निकाला हमने, वहाँ पे रख दिया एंगल बी ओ ई के वैल्यू। एंगल बी ओ डी, एंगल डी ओ बी और एंगल बी ओ डी दोनों बराबर होगा। कैसे, जैसे एंगल डी ओ बी या एंगल बी ओ डी, ये दोनों एक ही चीज़ हुआ ना। तो ये एंगल डी ओ बी को एंगल बी ओ डी लिख लिया, तो एंगल बी ओ डी की वैल्यू हमें पता है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। एंगल बी ओ ई हमने ऊपर निकाला, दोनों को सम कर दिया, तो एंगल डी ओ ई 70 डिग्री आ गया। सो एंगल डी ओ ई हमें यहाँ से पता चल गया। अब अगर हमें एंगल डी ओ ई हमें पता चल गया है, हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है। तो ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन है ये वाला, है ना। इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन को लिए, इक्वेशन 2 को, इसमें एंगल डी ओ ई की वैल्यू पुट किया, राइट हैंड साइड ले गए, सब्ट्रैक्ट किया, तो एंगल सी ओ ई पता चल गया। बट हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब वो 180 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे केस में आपको 360 से दूसरे साइड में आपको, जैसे ये एंगल है ना, तो ये मान लो अगर 40 डिग्री का एंगल है तो इसका रिफ्लेक्स इसका अपोजिट ऐसे 360 में से
माइनस करोगे तो ये एंगल पता चलेगा ना। तो 360 से माइनस कर दिया तो हमें रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। अगर 180 से कम है तो ऐसे सब 360 से सब्ट्रैक्ट करके ही हमें निकालना है। तो 360 में से एंगल COE जो निकाला, मतलब ये जो एंगल COE जो कि रिफ्लेक्स नहीं है वो एंगल निकाला, उसको 360 में से माइनस कर दिया तो रिफ्लेक्स COE हमें 250 के बराबर मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें मैंने जो ये इक्वेशन लिख दिया इसका कहीं पे यूज नहीं आया, बट सॉल्व करने में ऐसी चीज़ें आ ही जाती हैं कि आपको सॉल्व मतलब एक्चुअल तरीके से कहीं से मैंने देख के नहीं सॉल्व किया, अपने मन से सॉल्व किया तो ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। आप चाहो तो ये चीज़ें नहीं लिखना है ना। ये वाला इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 2 का यूज हुआ, बाकी हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर एक्सियोम्स ये सब को यूज करके ये क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया। उसी तरीके से अब क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि फिगर 6.14 में लाइन XY और लाइन MN ये एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पॉइंट पे लाइन XY और लाइन MN ये वाली। इफ़ एंगल POY ये 90 डिग्री है और A एंड B ये दो एंगल, AB क्या है, AB दो एंगल है फिगर में, आप देखो एंगल A और ये एंगल B, इनका रेशियो अगर 2:3 है तो हमें एंगल C ये एंगल जो कि XON है ना, XON एंगल है वो को हमें निकालना है। सो हमें क्या दिया गया वो हमने लिख लिया। अब हम ये देखते हैं कि रो OP जो है वो रे XY पे स्टैंड करता है। तो लीनियर पेयर एक्सियोम में हमारा क्या हो जाएगा कि एडजेसेंट एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल XOP और एंगल YOP ये 180 डिग्री हो गया। अब एंगल POI हमारा इधर माइनस दूसरी साइड में ले गया, राइट हैंड साइड में। तो एंगल POI हमारा 90 डिग्री दिया गया है फिगर में, है ना, फिगर में दिया गया और यहाँ पे भी दिया गया। तो एंगल POI को वैल्यू रख दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एंगल POX 90 डिग्री मिल गया। बट हमें निकालना क्या, हमारा फाइनल टारगेट है एंगल XON को निकालना। आगे बढ़ते हैं तो एंगल POX हमें पता चल गया, POX वो भी 90 डिग्री हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे फिगर से एंगल MOX मतलब यही जो एंगल दिया गया कौन कौन से वो हमने लिख लिया। यहाँ पे एंगल MOX B होगा, एंगल POM A होगा, एंगल XON C होगा, जो कि हमें ये निकालना है मेनली। सो अगर देखा जाए तो एंगल POX जो सम होगा एंगल MOX और MOP, क्यों, क्योंकि हमने वो पढ़ा था ना कि नॉन कॉमन आर्म के तो जो एंगल बनेगा उसको जो एडजेसेंट एंगल बन रहा है उसके सम के बराबर कर सकते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल POX लिख लिया। तो A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब A और B का हमें रेशियो दिया गया है 2:3, तो हम A को एज्यूम करते हैं 2x है, B को एज्यूम कर लेते हैं 3x है, जो कि रेशियो 2:3 है। अब हम A और B की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यहाँ पे हम पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई है 1 वेरिएबल में। उसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 18 आ गई, वहाँ से हमें A की वैल्यू पता चल गई और B की वैल्यू। A की वैल्यू मतलब हमें क्या पता चल गया, एंगल POM पता चल गया। B की वैल्यू पता चल गई मतलब हमें एंगल क्या पता चल गया, MOX। ओके, सो ये हमें यहाँ पे ये दो चीज़ पता चल गई। अब अगर हमें एंगल XON निकालना है तो आपको पता होगा यहाँ पे हम लीनियर पेयर एक्सियोम्स को लगाएंगे। वो लगाने के लिए हम ऐसा मानेंगे कि रे OX जो है वो MN मतलब रे OX जो है लाइन MN पे स्टैंड करती है, वो हम लगाएंगे। उसके लिए हमें लीनियर पेयर एक्सियोम को यूज करके यहाँ पर वो थ्योरम लगाया तो एंगल MOX इक्वल टू एंगल XON ये हो गया। अब एंगल MOX B होगा, एंगल XON C होगा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। C की वैल्यू 180 डिग्री माइनस B हो गया। B की वैल्यू यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया गया है 44 डिग्री, उसको यहाँ पे पुट कर दिया तो C की वैल्यू 126 डिग्री आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको आपको सॉल्व करना है। तो आप अगर जैसे सॉल्व करना हो तो एक
तरीका ये होता है कि आप जैसे एंगल एक्स ओ एन को निकालना है तो सबसे पहले आप ये लिख दो। अब यहाँ पे आप अगर ये चीज़ लिख देते तो आपको बी के वैल्यू निकालने के लिए ये फिर से सॉल्व करना पड़ता, और फिर यहाँ पे आपको बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये चीज़ सॉल्व करना, फिर बी की वैल्यू में हमारा पी यू एक्स का वैल्यू निकालना पड़ता। तो आप उल्टा भी जा सकते, पहले ये वाला इतना स्टेटमेंट करते सॉल्व, फिर इससे ये लिखते, फिर यहाँ के लिए हमें एंगल पी यू एक्स निकालना पड़ता, फिर आप जाके ये थ्योरम लगाते तो यहाँ एंगल पी यू एक्स निकालना। बट मैंने के लिए मुझे पता था, मैंने पहले ही माइंड में कैलकुलेशन कर लिया था कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए हमने ऐसे किया। बट आपको मान लो नहीं समझ में आता तो आपको उल्टे डायरेक्शन से जाना पड़ेगा। हमें ये निकालना है, इसके लिए फिर हमें ये निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये निकालना, रिवर्स डायरेक्शन में, है ना। जैसे ये इक्वेशन लिखते हैं आप तो आपको पता चलता है कि हमें बी निकालना है, बी निकालने के लिए आप ये इक्वेशन लिखते हैं, फिर आपको पता चलता है कि हमें पी एक्स निकालना है, फिर आप पी एक्स निकालते, तो रिवर्स डायरेक्शन में भी आप जा सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में अपना दिया गया है कि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू ये दोनों फिगर 6.15 में बराबर हैं। पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों एंगल हुआ ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे सिंपल है। ओके, यहाँ पे सिंपल ऐसे है, अब देखो कैसे, जो दिया गया वो लिख लिया, क्या प्रूव करना वो लिख लिया। अब रे क्यू पी इस लाइन एस टी पे स्टैंड करती है, ऐसा माना, लीनियर पेयर एक्सियोम का यूज किया, तो पी क्यू एस और पी क्यू आर का सम 180 डिग्री हो गया, इक्वेशन 1 बन गई। सिमिलरली यू कंसीडर दैट रे आर पी स्टैंड्स ऑन ए लाइन एस टी, on the same line ST, and by using the linear pair axiom you can write this angle PRQ plus angle PRT equal to 180 डिग्री। तो ये दूसरी इक्वेशन भी मिल गई। सो फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 since both right hand side of both the equation are equal, सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों इक्वेशन का इक्वल होगा। हमने वो लिखा PRQ दो बार आया, उसको हमने क्या किया, कट कर दिया, तो हमारा पी क्यू एस इक्वल टू पी आर एंगल पी आर टी के बराबर प्रूव हो गया, मतलब आ गया है ना यहाँ से। ओके, सो अब हमने ये यहाँ पे एंगल आर पी जब माना है तो एंगल पी आर क्यू लिखा है ना, तो एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी क्यू आर ये दोनों बराबर हैं। तो जब इसको बराबर किया तो ये तीसरे स्टेटमेंट में मैंने पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि हमें दिया गया कि ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसकी जगह पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये दोनों कट जाएंगे, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी के बराबर प्रूव हो गया। उसी तरीके से क्वेश्चन 4 में हमारा दिया गया है फिगर 6.16, इसमें दिया गया है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स वाई डब्ल्यू जेड क्या है, वो 4 एंगल दिया गया है अलग अलग लाइंस के बीच का। आप फिगर में ये देख सकते हैं कि x ये एंगल हो गया, y ये एंगल हो गया, w ये एंगल, z ये एंगल, और उसमें दिया गया कि एंगल x और y इन दोनों का सम y प्लस जेड, मतलब y प्लस जेड इन दोनों का सम एक दूसरे के बराबर है। तो हमें AOB एक लाइन है वो प्रूव करना है, AOB मतलब ये लाइन प्रूव। तो यहाँ पे वो जो कन्वर्स ऑफ मतलब पहला स्टेटमेंट जो लीनियर पेयर एक्सियोम में एक्सियोम 6.1 का कन्वर्स है एक्सियोम 6.2, मतलब एक्सियोम 6.2 को हमें प्रूव करना बेसिकली। कि अगर ये प्रूव कर दें कि अगर मतलब एक रे स्टैंड हो रही है AOB पे, कौन सी रे स्टैंड हो रही है, ये OD भी हो रही है, OX भी हो रही, तो हम ये प्रूव कर दें कि अगर एंगल AOC और एंगल BOC का सम 180 डिग्री है और तो AB एक लाइन होगी, या तो हम ये प्रूव कर दें कि एंगल AOD या एंगल BOD का सम 180 डिग्री है, तब भी हमारा क्या होगा, तब भी हमारा प्रूव हो जाएगा कि AB एक लाइन है। सो हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ द AOD और सम ऑफ द BOD इनका सम 180 डिग्री है। तो लीनियर पेयर एक्सियोम का जो कन्वर्स वाला स्टेटमेंट है उसको यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि लाइन AB एक मतलब एक लाइन होगी। तो ये हमें पहले ये प्रूव करना है। तो फिगर में ये हमारा कौन कौन सा एंगल क्या दिया गया है वो हमने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई एंगल है तो उसके मतलब पूरे एंगल का सम किया जाए तो वो 360 डिग्री होगा। तो COA, COB, AOB मतलब AOD और BOD इनका सम 360 डिग्री
तो हमारा यहाँ पे ये सम दिया गया 360। अब हर एंगल की क्या क्या वैल्यू दिया गया है एक्स वाई जेड के टर्म में, तो वो हमने लिख लिया। जैसे ये एंगल है वाई दिया गया है, ये एंगल एक्स दिया गया है, ये जेड दिया गया है, ये डब्ल्यू दिया गया है। अब इनकी ग्रुपिंग कर लिया। ग्रुपिंग इस तरीके से किया जो कि हमें हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो उस तरीके से ग्रुपिंग कर दिया। अब हम वाई प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस एक्स, मतलब वाई प्लस एक्स की जगह पे वाई प्लस जेड को हमने पुट कर दिया, जो कि ये दोनों बराबर हैं। तो 2y प्लस जेड 360 हो गया, तो y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 180 हो गया। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, एंगल बी ओ डी, और जेड की वैल्यू क्या है, एंगल ए ओ डी, है ना। सो अब एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ डी का सम 180 डिग्री है। तो लीनियर प्योर एक्जियोम्स का यूज करके, कि उसमें स्टेटमेंट दिया गया है ना कि इफ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल आर 180 देन द रे स्टैंड ऑन ए लाइन, तो मतलब ए बी एक लाइन है ना, ऐसा प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में फिगर 6.17 दिया गया है, और इसमें ये दिया गया है कि पी ओ क्यू एक लाइन है, पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ ए आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू के परपेंडिकुलर रो ओ ए आर है, जो कि परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये एंगल दे दिया गया। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन द रे ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में एक रे ओ एस स्टैंड करती है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस मतलब ये एंगल है ना, ये एंगल, और एंगल पी ओ एस, इसमें से इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसका आधा के बराबर एंगल आर ओ एस होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें पी ओ क्यू एक लाइन दिया गया है, ये लिख लिया। ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द पी क्यू, ये लिख लिया। अब हमें ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमने, और आगे बढ़ देखते हैं कैसे प्रूव किया। तो ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो हमारा एंगल क्यू ओ आर क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल पी ओ आर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ओ आर पी क्यू के 90 मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। अब रे ओ एस हमारी कहाँ पे स्टैंड करती है, ऑन ए लाइन पी क्यू। तो लीनियर पेयर एक्जियोम को यूज करके एंगल एडजेसेंट एंगल पी ओ एस और क्यू ओ एस, इन दोनों का सम 180 डिग्री, ऐसा हमने लिख लिया। अब हमारा जो फिगर है यहाँ पे ये वाला है ना, कि एंगल पी ओ एस और एंगल आर ओ एस, इनका सम एंगल आर ओ पी के बराबर होगा। एडजेसेंट एंगल के फीचर को यूज करते हुए हमने ये लिखा है ना। सो 90 डिग्री के एंगल आर ओ पी के बराबर होगा, तो एंगल आर ओ पी क्या है, 90 डिग्री दिया गया है। अब पी ओ एस और आर ओ एस 90 डिग्री है, तो एक इक्वेशन ये मिली और एक इक्वेशन ये मिली। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम आगे देखते हैं ना। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये हो गया। अब पी ओ एस और क्यू ओ एस 180 डिग्री है, तो इसको 2 × 90 डिग्री लिख दिए। तो 90 डिग्री ये दोनों एंगल का सम के बराबर है, तो इसको यहाँ पे उठा के 90 डिग्री जगह पे पुट कर दिया, तो हमें ये स्टेटमेंट मिल गया, मतलब ये लाइन मिल गई। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 2 टाइम्स सम ऑफ दिस टू एंगल पी ओ एस एंड एंगल आर ओ एस। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पी ओ एस को इधर, मतलब पी ओ एस को इधर ले आओ, तो पी ओ एस को इधर ले आया, क्यू ओ एस आर ओ एस इधर है, 1 मिनट, हाँ, टू आर ओ एस इधर है, पी ओ एस को इधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो पी ओ एस माइनस 2 पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस, तो क्यू ओ एस इधर आ गया, इसमें से एक गया तो माइनस पी ओ एस बचा, तो इसको आप सॉल्व किए तो इसमें मिल गया। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सीख दिया गया है। इट इज गिवन दैट द एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिया गया है और एक्स वाई प्रोड्यूस टू द पॉइंट पी, एक्स वाई को हमने एक्सटेंड करके पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया हमें उससे एक फिगर ड्रॉ करना है। और एक रे वाई क्यू बाइसेक्ट करती है एंगल जेड वाई पी
तो हमें एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी को फाइंड आउट करना है। तो ये जैसे जैसे दिया गया आप करते जाओगे तो ड्रॉ होता जाएगा। पहले आप एंगल एक्स वाई जेड हमने ये 64 डिग्री का एक एंगल बना लिया। अब बोला कि एक्स वाई को हमने पी तक प्रोड्यूस किया, तो एक्स वाई हमारा ये हो गया, इसको एक्सटेंड करते गए पी पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस कर लिया। फिर वो बोलता है कि इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तो एंगल जेड वाई पी ये हमारा बन जाएगा और उसके बीच में एक रे वाई क्यू उसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब ये आधा आधा हो जाएगा, ये और ये एंगल, तो उसको बाइसेक्ट किया तो हमें एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू डब्ल्यू पी, ये हमें दो चीज़ें निकालनी है। तो हमें एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री ये दिया गया है, और अगर रे वाई क्यू जो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है तो हमें ये दोनों एंगल निकालना है। तो अब वही हम एक लीनियर पेयर एक्सियोम वाली जो हमारा दिया गया है लीनियर पेयर एक्सियोम, तो उसको हम यूज करते हैं। तो इसमें रे वाई जेड को पहले लेते हैं। तो रे वाई जेड हमारा लाइन एक्स पी पे स्टैंड करता है, तो एडजेसेंट एंगल इसका और एंगल पी वाई जेड इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे जो नॉन इन्फॉर्मेशन होती है पहले उसी के टर्म में लिखने के लिए ट्राई करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे ये पता था कि एंगल दिया गया था, हमें एंगल पी वाई जेड पता चल जाएगा, तो इसीलिए हमने ये लिखा, ये मतलब वाई जेड रे को कंसीडर किया ऑन द लाइन ऑफ एक्स पी। सो इसको आप करके सॉल्व करोगे तो इसमें एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू जो कि दिया गया है 64 डिग्री, उससे सॉल्व करोगे तो एंगल पी वाई जेड 116 के बराबर हो जाएगा, मतलब 116 डिग्री। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से रे वाई क्यू स्टैंड्स ऑन द लाइन ऑफ एक्स पी, ये भी कंसिडर किया। तो यहाँ पे हमारा दो एंगल फॉर्म होगा एडजेसेंट, मतलब एंगल पी वाई क्यू और एंगल एक्स वाई क्यू, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब वाई क्यू हमें जेड वाई पी पे, वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट भी करता है ना। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट को हम इक्वेशन 2 मान लिए, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गई। अब वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, तो अगर वो बाइसेक्ट करता है तो उसका आधा आधा एंगल जेड वाई क्यू और एंगल पी वाई क्यू एक दूसरे को बराबर होगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया। सो फिगर में एंगल पी वाई जेड जो कि हमारा ट्रांसवर्स एंगल का एक डेफिनीशन को यूज करते हुए, मतलब वो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए एंगल पी वाई जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल का सम होगा उनके नॉन कॉमन आर्म के थ्रू जो एंगल बनता है उसके बराबर होगा। अब क्यू वाई जेड पी वाई क्यू के बराबर है, तो इन दोनों को करते हुए ऐसा लिखा। अब पी वाई क्यू, हमें पी वाई क्यू क्यों निकालना है, वाई क्यू वाई जेड क्यों नहीं निकालना, क्योंकि हमें पी वाई क्यू की ज़रूरत है। यहाँ पे पी वाई क्यू अगर हमें मिल जाएगा तो हमें एक्स वाई क्यू की वैल्यू जो कि हमें निकालना है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने पी वाई क्यू के टर्म इक्वल टू जो कि पी वाई क्यू जेड वाई क्यू के बराबर दिया गया, तो उसके बराबर इस इक्वेशन में वो रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 2 पी वाई क्यू इक्वल टू 116 डिग्री हो गया, तो पी वाई क्यू की वैल्यू 58 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब इक्वेशन फोर में जो पी आई क्यू की वैल्यू 58 डिग्री है उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 मतलब ये वाली है ना जो हमने यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ से एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है। उसके बाद हमें एंगल क्यू वाई पी भी पूछ रहा है। तो एंगल क्यू वाई पी क्या होगा, एंगल क्यू वाई पी 50 डिग्री ऑलरेडी हमने कहाँ निकाला है, ऊपर निकाला है कहीं पे। ओके, क्यू वाई पी, हाँ क्यू वाई पी एंगल पी वाई क्यू निकाला ना, तो क्यू वाई पी मतलब एंगल पी वाई क्यू का जस्ट उल्टे सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो वही हो जाएगा। बट ये 58 डिग्री पे हमें रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालना है। तो उसको हम जैसे कभी पीछे डिस्कस किया था कि 360 में से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने उसको 360 में से 58 को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमें 302 मिल गया, 302 डिग्री।
तो रिफ्लेक्स QIP 302 डिग्री हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक थ्योरम 6.6 दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। हेलो, सो हमारा नेक्स्ट थिंग है कि एक थ्योरम 6.6 दिया गया है। इसमें है कि लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब 3 लाइन है ना, लाइन A, लाइन B एंड लाइन C। तो अगर लाइन A B के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और लाइन A C के भी पैरेलल है ना, लाइन A B के पैरेलल है, लाइन A C के पैरेलल है, तो B C भी आपस में पैरेलल होंगी। ये इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन्स व्हिच आर मतलब ये लाइन B A के पैरेलल है और लाइन C भी A के पैरेलल है, तो वो दोनों लाइन्स भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा स्टेटमेंट का मतलब हुआ। इसको मोर से मतलब 2-3 लाइन से ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि मतलब वैसे 6-7 लाइन दिया गया, सब एक दूसरे के पैरेलल होते जाएंगे, तो इसी थ्योरम का यूज करके हम उसको भी पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। तो इसका प्रूव कैसे होता है वो भी हम समझ लेते हैं, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ना। सो इसको हम एक लाइन L, M और N 3 लाइन लिया और एक ट्रांसवर्सल उसका ड्रॉ किया, और ये हमें दिया गया है कि लाइन M के पैरेलल है, मतलब लाइन M और L एक दूसरे के पैरेलल है, और लाइन N L के पैरेलल है। मतलब M L के पैरेलल है, जैसा कि हमने पढ़ा, ये इसके पैरेलल है, और N L के पैरेलल है। तो ये हमें दिया गया है कि लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन से मतलब एक लाइन M जो कि L के पैरेलल है, एक लाइन N जो कि L के पैरेलल है। लाइन्स मतलब ये दोनों लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, सेम लाइन हमारा L है और लाइन्स हमारा M और N हो गया। तो ये चीज़ अगर दिया गया है तो हमें ये प्रूव करना है कि M और N भी आपस में पैरेलल है, यही हमारा प्रूव करना है। सो अब हम ये फिगर ड्रॉ किया ट्रांसवर्सल T को लेकर के, L M N 3 लाइन ड्रॉ करके इसको ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया। अब हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले एंगल, जैसे ये 2 लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर हम L M जो कि हमें दिया गया कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, उस पर कंसीडर करें तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स को यूज करके। उसी तरीके से L N के पैरेलल भी दिया गया है ना, मतलब हमारा स्टेटमेंट ही है वही दिया गया है। तो अगर N L के पैरेलल है तो 1 और 3 भी आपस में बराबर होंगे। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स को यूज करके ये हो गया। अब हमें ये प्रूव कर दें कि एंगल 2 एंगल 3 के अगर बराबर है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स का रिवर्स अगर है ना, वहाँ पे कन्वर्स वाला स्टेटमेंट को यूज करके कि अगर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर है तो M और N एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ओके, सो हमें यही प्रूव करना है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है। तो ऊपर वाला हमारा स्टेटमेंट क्या था कि 1 2 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो एंगल 2 एंड 3 भी आपस में बराबर होंगे। तो एंगल 2 एंड 3 बराबर इसी दोनों स्टेटमेंट से हो गया। तो अगर 2 एंड 3 क्या है कि M और N और एक ट्रांसवर्सल T है, और ये 2 एंड 3 इस केस में, इस वाले केस में मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम्स का यूज करके मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइन M N के पैरेलल है। तो ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया कि एंगल 2 एंड एंगल 3 के बराबर हो गया। 2 एंड 3 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर द लाइन M एंड द ट्रांसवर्सल T। सो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो जो दोनों लाइंस हैं जिसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो वो लाइंस कौन सी हैं, M एंड N है। तो ये कन्वर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स को यूज करके हमने ये प्रूव कर दिया है। सो इसी स्टेटमेंट जो हमने ये प्रूव किया, इसी स्टेटमेंट को हम थ्योरम 6.6 के रूप में इसमें पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमारा इसमें टोटल शायद 5 क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अभी सॉल्व किया इसमें हमने।
सो 1 बाई 1 क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, फिगर दिया गया कि ए बी मतलब ये इज पैरेलल टू द सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू द ई एफ एंड वाई एंड जेड का रेशियो जो है 3:7 है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो हमें ए बी सी डी के पैरेलल दिया गया है, सी डी ई एफ के पैरेलल दिया गया है, वाई एंड जेड का रेशियो 3:7 दिया गया है और एक्स ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल। सो थ्योरम 6.6 का यूज करके अगर हम निकालें कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगा, है ना। कि चूँकि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल, तो ई एफ सी डी के पैरेलल है और ए बी भी सी डी के पैरेलल है, तो ई एफ और सी बी वही जो थ्योरम 6.6 लाइन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर मतलब लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, वो वाली थ्योरम्स को यूज करके तो ए बी ई एफ भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर ए बी और ई एफ एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हुई है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो इंटीरियर एंगल का जो सेम साइड में इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जैसे लाइन ए बी और सी डी के पैरेलल है, ट्रांसवर्सल टी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड होंगे, है ना। ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड मतलब एक साइड के जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री की होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया कि एंगल x प्लस एंगल y जो कि इंटीरियर एंगल हैं ऑफ द सेम साइड, उनका सम 180 डिग्री हो गया। इसी तरीके से ए बी हमारा ई एफ के पैरेलल हो गया। ए बी अगर ई एफ के पैरेलल है तो हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, हमारा अल्टरनेट एंगल, है ना। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, जो अल्टरनेट एंगल ये एक्स और जेड क्या है, अल्टरनेट एंगल है ना। तो अल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज आप पिछले क्लासेज में आई थिंक पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई भी लाइन है दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके अल्टरनेट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो पहले यहाँ पे हमने इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का यूज करके ये इक्वेशन लिखा, फिर ये इक्वेशन लिखा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं इसलिए। तो ए बी और ई एफ तो पैरेलल लाइन है, अगर कोई ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है तो उसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल एक्स एंगल जेड के इक्वल होगा। तो अब ऊपर हमने ये लिख लिया। फिर इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मतलब x की वैल्यू z यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। अब y z इक्वल टू 180 डिग्री होगा और y और z का हमें क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है ना। तो y z का रेशियो दिया गया, इसलिए हमें जो सम ऑफ द एंगल है इसको y प्लस z के टर्म में लाना था। तो इसीलिए हमने ये अल्टरनेट एंगल का यूज़ करके इसको इस फॉर्म में लिया। फिर वाई जेड का रेशियो दिया गया 3:7। अब y इक्वल टू 3x मान लिया। यहाँ पे x नहीं मानेंगे चूँकि x ऑलरेडी एक वेरिएबल हमारा डिफाइंड है, एक एंगल डिफाइंड है। तो y इक्वल टू 3a मान लिया, z को 7a मान लिया चूँकि इसका रेशियो 3:7 है। अब y और z की वैल्यू इस इक्वेशन में, जो कि यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है, इसको थर्ड मान लो, है ना। इस इक्वेशन थर्ड में इसको पुट कर दिया। a की वैल्यू 18 आई तो y की वैल्यू और z की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब z इक्वल टू x के बराबर है फ्रॉम द इक्वेशन 2, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 126 डिग्री आ जाएगी, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कि फिगर 6.24 दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू द सी डी एंड एंगल जी ई डी इज
इक्वल टू 126 डिग्री। तो हमें एंगल ए जी एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई ये तीनों एंगल निकालना है। तो हमारा फिगर दिया हुआ था, फिगर को ड्रॉ किया। अब हमें ये दिया गया कि ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी कौन सा हुआ, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल, ये वाला, ये एंगल 126 डिग्री दिया गया है। तो हमें ये तीनों एंगल निकालना है। अब फिगर से हमें एंगल जी ई डी अगर देखें तो एंगल जी ई एफ और एंगल एफ ई डी इन दोनों के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये तीन माने तो ये एंगल और ये एंगल ट्रांसवर्सल होगा, और वो ट्रांसवर्सल एंगल का सम नॉन कॉमन आर्म के थ्रू जो एंगल फॉर्म होता है उसके सम के बराबर होता है। उस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने ये लिख लिया। अब हमें एंगल जी ई डी 126 दिया गया है और ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, ये भी दिया गया है। तो एंगल एफ ई डी 90 डिग्री हो गया है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो एंगल एफ ई डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो एंगल जी ई एफ की वैल्यू निकल गई। तो ये हमें तीनों में से जो निकालना था, तो एक चीज़ हमें एंगल जी ई एफ पता चल गया यहाँ से। अब हम जाते हैं, हमें क्या निकालना है, एंगल ए जी ई निकालना है। तो एंगल ए जी ई के लिए हम यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू द सी डी और हमारा एक ट्रांसवर्सल जी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंगल ए जी ई ये एंगल और एंगल जी ई डी ये क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे मैंने ये लिखा नहीं है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए क्या कहते हैं, एंगल जी ई डी और एंगल ए जी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। तो यहाँ से एंगल जी ई डी जी ई डी हमारा 126 डिग्री दिया ही हुआ, तो एंगल ए जी हमारा 126 डिग्री हो गया। तो ये एंगल भी पता चल गया अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके। फिर हम एंगल ए जी ई और एंगल, हमें तीसरा एंगल एफ जी ई निकालना है। एफ जी ई मतलब ये वाला, अगर ये एंगल निकालना है, ये एंगल पता है तो लीनियर पैरेललोग्राम अगर यूज करते हैं यहाँ पे तो पता हो, मतलब सही हो जाएगा ये हमारा। तो ए बी एक लाइन है, जी उसका एक रे स्टैंड कर रही है। तो ये एंगल ए जी और एंगल एफ जी ई इनका सम 180 डिग्री बराबर होगा। एफ जी हमने कहाँ निकाला, एफ जी हमें निकालना है और ए जी हमने ऊपर निकाल लिया। तो ए जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो 1 और उससे 180 से इधर से ले जा कर के लेफ्ट राइट हैंड साइड में माइनस कर दिया, तो ए जी की वैल्यू 54 मिल गई। तो इस तरीके से हमें ये तीनों एंगल मिल गया है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 6.2 फिगर, और जिसमें ये बताया गया है कि पी क्यू एस टी के पैरेलल है। पी क्यू आर 110 डिग्री के बराबर, 110 डिग्री मतलब 110 डिग्री के बराबर है, और आर एस टी एंगल 130 डिग्री के बराबर है। तो हमें एंगल क्यू आर एस को फाइंड आउट करना है। इसमें एक हिंट भी दिया गया है कि आपको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है एस टी के फ्रॉम द पॉइंट आर। तो आगे ये दिया गया है, तो हिंट को ही यूज करते हुए हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है आर बी, है ना। तो ड्रॉन लाइन हमारी क्या है, वो आर बी है, जो कि हमने पॉइंट आर से ड्रॉ किया है। हमें एंगल क्यू आर एस मतलब ये एंगल हमें निकालना है। अब आर बी जो है पैरेलल है एस टी, चूँकि हमने ड्रॉ ही कैसे लाइन किया है कि एस टी के आर बी पैरेलल है, तो ये और आर बी एस टी के पैरेलल है। तो अभी वो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का यूज करके, कि अगर कोई ट्रांसवर्सल है वो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो जो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड होगा उनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल मतलब एंगल आर एस टी और एंगल एस आर बी इनका जो सम होगा, एंगल बी आर एस इसको मान सकते हो, एंगल बी आर एस का सम 180 डिग्री होगा। तो वो प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने इक्वेशन 1 लिख लिया। अब यहाँ पे हमें एंगल आर एस टी दिया गया है, तो उसको हम इस इक्वेशन में पुट करके एंगल बी आर एस की वैल्यू निकाल लिए। तो एंगल बी आर एस मतलब ये एंगल हमारा 50 डिग्री मिल गया, 50 डिग्री। ओके, फिर अब सिमिलरली हमारा एंगल मतलब ये लाइन पी क्यू एस टी के पैरेलल है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, और एस टी आर बी के भी पैरेलल है। तो अब वो जो थ्योरम 6.6 था कि लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो मतलब पी क्यू एस टी के पैरेलल है
और पी क्यू एस टी के पैरेलल है और आर भी एस टी के पैरेलल है, तो पी क्यू और आर बी भी आपस में पैरेलल होंगे। तो प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये लिख लिया। अब पी क्यू और आर बी एक दूसरे को पैरेलल है और उस केस में अगर हम ट्रांसवर्सल ये माने ये वाला क्यू आर को, तो अल्टरनेट एंगल ये और ये एंगल हमारा क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। मतलब एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर भी ये हमारा ट्रांसवर्स मतलब अल्टरनेट एंगल हो गया। और तो ये दोनों अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेट एंगल्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल क्यू आर बी और एंगल पी क्यू आर एक दूसरे को मतलब बराबर होंगे। तो क्यू आर बी हमें कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। और पी क्यू आर की वैल्यू हमें 110 डिग्री दिया गया है, तो एंगल क्यू आर भी हमें यहाँ से मिल गया है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हमें एंगल क्यू आर एस निकालना है। ओके, सो एंगल क्यू आर एस अगर देखें तो वो एंगल ये और ये एंगल एस आर बी, एंगल क्यू आर बी जो होगा वो किसका सम होगा, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, इन दोनों का सम होगा। कैसे, जो ये एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टी वही जो होता है कि सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इक्वल टू द नॉन मतलब एंगल फॉर्म बाय द नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स क्यू आर आर बी के थ्रू जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एस आर बी, वो क्या हो गया, वो क्यू आर बी हो गया। ये जो हमारा एडजेसेंट एंगल है क्यू आर एस और एस आर बी उनके बराबर सम के बराबर होगा, है ना। कहाँ एक बार आपको वो बता ही देता हूँ कहाँ पे है ये वाला जो स्टेटमेंट दिया गया था ना, ये यहाँ पे 1 मिनट कहाँ पे दिया गया था, ये वाला ना, देखो, व्हेन द टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंड देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय टू नॉन कॉमन आर्म्स। तो ये चीज़ हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने वो जहाँ भी अभी जितना भी पिछले क्वेश्चन पे हमने लिखा सब उसी प्रॉपर्टी को यूज करके लिखा। ओके, तो ये कहाँ पे थे हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे थे ना। हाँ, तो वही यूज करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या पता है, हमें क्यू आर एस निकालना है, तो क्यू आर एस एक तरफ ले लिया, वी आर एस हमें यहाँ से निकाल लिया है, तो वी आर एस को यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया राइट हैंड साइड ले जा करके, तो एंगल क्यू आर एस 60 डिग्री हमें मिल गया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपना फिगर 6.26 दिया गया है, और इसमें दिया गया है कि ए बी पैरेलल टू द सी डी और एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर एंड डी इक्वल टू 127 डिग्री। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब एक्स ये है और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या दिया गया है वो लिख लिया है, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी अगर सी डी के पैरेलल है और पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, तो हमारा अल्टरनेट एंगल के प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर अल्टरनेट एंगल यूज करके, तो हमारा यहाँ पे एंगल पी क्यू आर जो कि एक्स है तो उसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया। सिमिलरली अगर हम ये कंसीडर करें कि पी आर भी एक ट्रांसवर्सल, मतलब पी आर ये कंसीडर करो पी आर भी एक ट्रांसवर्सल है और ए बी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके कि एंगल ए पी आर और एंगल पी आर डी, एंगल ए पी आर और एंगल पी आर डी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब एंगल ए पी आर को वही सेम प्रॉपर्टी यूज करके जो भी हमने पीछे दिखाया कि एडजेसेंट एंगल का सम नॉन कॉमन आर्म के थ्रू जो एंगल फॉर्म होता है उसके सम के बराबर होगा। तो एंगल ए पी आर को हम एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू आर, मतलब इन दोनों के सम के, एंगल क्यू पी आर भी, हाँ एंगल क्यू पी आर और एंगल ए पी क्यू के सम के बराबर लिख सकते हैं। तो ए पी क्यू हमें 50 डिग्री पता है, क्यू पी आर जो कि वाई से यहाँ पे डिनोट किया है तो 50 प्लस वाई हो गया। तो अब एंगल ए पी आर 50 प्लस वाई डिग्री हो गया, जिसको हमने इस इक्वेशन में ले जाके पुट कर दिया। और एंगल पी आर डी हमें ऑलरेडी दिया गया है 127 डिग्री, तो 50 डिग्री प्लस वाई प्लस 127 डिग्री, इसको सॉल्व किया तो वाई की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। आगे हमें दिया गया है कि एक फिगर दिया गया है, इसमें पी क्यू एंड आर एस दो मिरर है जो कि एक दूसरे के पैरेलल लिखा है, मतलब ए पी
मतलब पी क्यू एंड आर एस दो लाइन्स हम मान सकते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। और एक इंसिडेंट रे ए बी पहले मिरर पी क्यू को बी पे स्ट्राइक करती है, देन ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, इट गॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट मिरर एंड देन इट मूव्स अलोंग द पाथ पी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट द पॉइंट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सी डी। सो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो ए बी और सी डी को अगर पैरेलल प्रूव करना है तो हमने जैसे अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक्जियोम, इसमें से किसी न किसी एक प्रॉपर्टी को यूज करके हुए हम अगर वो एंगल्स प्रूव कर दें कि एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, जैसे अल्टरनेट एंगल अगर एक दूसरे का बराबर हो या कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पे बराबर हो, तो वो में प्रूव हो जाएगा कि ए बी और सी डी पैरेलल है एक दूसरे को। सो यहाँ पे हम अगर ये प्रूव कर दें कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एस, बी सी डी, सॉरी बी सी डी, एंगल ये बी सी डी और एंगल ए बी सी। तो चूँकि ये लाइन अगर पैरेलल मानते हो और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये क्या हो गया, ये हमारा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। एंगल ए बी सी और एंगल ये बी सी डी, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे थे, तो हाँ हमें ये प्रूव करना था कि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो ए बी हमारा क्या हुआ, ये हुआ, सी डी ये हुआ। अब ए बी और सी डी को अगर पैरेलल मानते हैं हम तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है ए बी सी और बी सी डी। ये इन दोनों लाइन ए बी और सी डी और ट्रांसवर्सल बी सी को कंसीडर करें तो ये एक अल्टरनेट एंगल हुआ। तो अगर हम ये समहाउ प्रूव कर दें कि एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी एक दूसरे के बराबर हैं तो हमें ये प्रूव हो जाएगा कि एंगल मतलब ये ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन आर एस पे, है ना, तो जो बी एम हुआ। इसी तरीके से सी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी एन, है ना, लाइन पी क्यू पर। सो सी एन एंड बी एम दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब रिफ्लेक्शन के लॉ में क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉ में होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया हमारा, एंगल ए बी एम, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया इस केस में, मतलब यहाँ पहले वाले बी पॉइंट के लिए अगर कंसीडर करें तो एंगल सी बी एम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन लॉ का यूज करके दूसरे पॉइंट के लिए भी लिख सकते हैं कि ए बी एम इक्वल टू एम बी सी, और सिमिलरली हम दूसरा पॉइंट जो हमारा सी एन को नॉर्मल मान करके रिफ्लेक्शन लॉ को यूज करके ये लिख सकते हैं कि एंगल बी सी एन इक्वल टू एंगल एन सी डी। सो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम एक ट्रायंगल बी सी एन लेते हैं। ट्रायंगल बी सी एन मतलब कौन सा हुआ, ये वाला, है ना, ट्रायंगल बी सी एन, है ना। तो ट्रायंगल बी सी एन अगर लेंगे तो इसमें हमें पता है कि ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। सो वहाँ से हम एंगल सी बी एन और एंगल बी सी एन प्लस 90 इसलिए चूँकि सी एन इज परपेंडिकुलर टू सी एन, मतलब ये कौन सा बी एन सी वाला जो एंगल है बी एन सी, ये एंगल 90 डिग्री होगा जो कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वहाँ से 90 डिग्री लिख लिया। तो सी एन आर एस के परपेंडिकुलर है और आर एस पी क्यू के पैरेलल है, तो बी एन सी भी 90 डिग्री होगा, मतलब वो 90 डिग्री की प्रॉपर्टी यूज करके। तो सी बी एन प्लस बी सी एन इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ये हमने यहाँ से लिख लिया। अब इसी तरीके से सी बी एन और ये सी बी एन, तो सी बी एन ही है, बी सी एन की जगह एम बी सी लिख लिया। क्यों, क्योंकि बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे अगर पीछे जाओगे तो हाँ अभी बी एम को परपेंडिकुलर कंसीडर करते हुए एक ये बी एम परपेंडिकुलर टू द पी क्यू है, तो एंगल सी बी एन प्लस एम बी सी, एंगल सी बी एम प्लस एम बी सी, सी बी एम,
हाँ सो रुको 1 मिनट बस से, कहाँ पे थे, हाँ ये ट्रायंगल लिया BCN, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। इसी तरीके से अगर हम दूसरा, तो इसी तरीके से अपना CBM और एंगल MBC, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BM RC पे। तो अगर ये एंगल आप देखोगे कि NBC या CBN और ये एंगल B मतलब MBC या CBM, इन दोनों का ये एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल है, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो एक प्रॉपर्टी वो यूज करके हुए लिखा हमने। तो एक इक्वेशन ये मिल गई थी ऊपर, और एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और एक इक्वेशन ये CBN प्लस MBC इक्वल टू 90 डिग्री, ये दूसरी इक्वेशन मान लिया। अब इन दोनों को राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमने यहाँ पे लिखा। तो उस केस में अपना ये BCN कट जाएगा, तो MBC गड़बड़ी कर दिया क्या? हाँ तो है, हाँ यहाँ पे मैंने एक शायद मिस्टेक कर दिया है। ये 90 माइनस MBC, ये वाले से 90 माइनस MBC, तो CBN, यहाँ पे CBN की वैल्यू पुट किया है, तो यहाँ पे एक BCN होगा, और ये एक CBN की जगह पे हमने ये पुट किया, तो 90 माइनस MBC हो गया प्लस BCN इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। सो ये 90 कट, अच्छा ये दूसरा स्टेट, दूसरी लाइन है, मैं कंफ्यूज हो गया यार, मैं खुद ही सॉल्व किया था, खुद ही कंफ्यूज हो गया। सो यहाँ से CBN मतलब ये और ये इक्वेशन लिया, तो ये CBN ये CBN कट जाएगा, तो BCN इक्वल टू MBC के बराबर होगा, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। जब आप इक्वल करोगे, या सिंपल सी बात है, आप 90 ये CBN की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 90 माइनस MBC हो गया प्लस CBC मतलब BCN इक्वल टू 90 डिग्री, 90 कट गया, इसको इधर ले जाओगे तो एंगल MBC आ जाएगा। तो एंगल MBC इक्वल टू एंगल BCN ये आया, जो इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अब इससे अगर देखा जाए तो क्या हो गया, ABM MBC के बराबर है, MBC BCN के बराबर है, और BCN NCD के बराबर। मतलब ये तीनों का आप यूज करोगे तो ABM MBC BCN NCD ये सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, ये तीनों एंगल को मतलब तीनों इक्वेशन को यूज करके। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1, 2 कंसिडर किया था, इसको आप 4th एंड 5 मान लो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड हमने ले लिया था। अब एंगल ABC की बात करें तो एंगल ABC कहाँ पे है, हाँ ये एंगल ABC ये हुआ है ना। तो एंगल ABC को एंगल ABM और एंगल MBC इसके सम के रूप में लिख सकते हैं, वही प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज करके, एंगल ABM प्लस एंगल ABC। अब MBC की जगह, चूँकि MBC NCD के बराबर है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ABM भी हमारा BCN के बराबर है, तो वहाँ पे ये लिख दिए, मतलब ABM की जगह BCN लिख दिया, MBC की जगह NCD लिख दिया, है ना, चूँकि अब ये दूसरे के बराबर है। अब BCN और NCD को इस फिगर में जाओ, अब BCN और NCD इन दोनों को सम करोगे तो आपको एंगल BCD मिलेगा। हाँ, तो वही एंगल BCD लिख दिया। तो एंगल ABC और एंगल BCD बराबर हो गए हैं, तो एंगल ABCD और एंगल BCD बराबर हो गया। ये बराबर हो गए तो मतलब ये हो गया कि ये अगर AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, तो उस केस में ये अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल है। और अगर अल्टरनेट एंगल एक दूसरे को बराबर है, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि ABCD के पैरेलल है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। ओके, सो ये हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया 6.2 गाइज। आगे हमने ये अपने बुक में जो एग्जाम्पल्स दिया गया है, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल्स ही एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, या हो सकता है कि कुछ पैरामीटर्स को हेरा फेरी करके थोड़ा इधर बदल के आपको सेम टाइप का क्वेश्चंस दे सकते हो। तो हमें एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। सो आगे के अभी जितने भी अदर लेक्चर्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, उसमें भी हम अपना जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। और सेम एग्जाम्पल्स को आप पहले बिना देखे ट्राई करो, क्योंकि अभी आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको आई थिंक मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो आप इन सारे एग्जाम्पल्स को बिना देखे ट्राई करो। अगर तब भी आपको नहीं होता है तो आप या तो
जो बुक है आपके पास तो बुक में ये देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। अदरवाइज़ अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता तो आप हमें से पूछ सकते हो कि हमें ये समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये 3 एग्जाम्पल दिए गए थे बिफोर एक्सरसाइज 6.1 और फिर बाद में ये 3 और एग्जाम्पल दिए गए थे। सो ये एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करो, इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और कभी कभी यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में ही आ जाते हैं, तो आपको मतलब एग्ज़ाम में बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो। ये सारे एग्जाम्पल्स को यू कंसिडर इट एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड यू सॉल्व इट, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़ आस्क दैट क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। सो इस चैप्टर्स में इतना ही है गाइज, मिलेंगे अगले चैप्टर्स में। और अगर आप चैनल को पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड आप अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको कोई सुझाव है लेक्चर्स को और इम्प्रूव करने में, सो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो मिलेंगे गाइज अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।